चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स हमने स्टार्ट कर दिया था कि एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस है जो एक जैसे एटम से मिलके बना हुआ है। कुछ एग्जांपल लिखे थे एलिमेंट्स के अपन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, है ना। तो मैंने आपको तीनों टाइप के एलिमेंट लिखवाए थे, कुछ मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स और कुछ मेटलॉइड्स। ठीक है, तो उसको डिवाइड करते हैं, नीचे लिखना। एलिमेंट्स में बी सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। एलिमेंट्स में बी सॉलिड्स, एलिमेंट्स में बी सॉलिड्स, सॉलिड्स के बाद ना ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लो। एलिमेंट्स में बी सॉलिड्स, एग्जांपल लिखो, आयरन, है ना, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सॉलिड वाले एलिमेंट हो गए। तो हमारा लिक्विड्स, लिक्विड्स में लिख लो मर्क्यूरी, ब्रोमीन, मर्क्यूरी, ब्रोमीन, मर्क्यूरी, ये लिक्विड मेटल होता है। एंड ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल होता है। सुन रहे हैं क्या? एक एक दोनों होते हैं लिक्विड वाले स्टेट में। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, कि रूम टेम्परेचर में आयरन सॉलिड होता है, मर्क्यूरी लिक्विड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है। ठीक है। एंड गैसेस, एंड गैसेस, हाँ हाँ, क्या लिखे? एंड गैसेस। एग्जांपल बताओ गैसेस का। हाँ लिख लो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बट वो एलिमेंट थोड़ी ना है। कार्बन कैसे गैस हो जाएगा? कार्बन सॉलिड हो। हाँ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। गैस में आप लिख सकते हो ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, फिर आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब भी गैसेस होते हैं, है ना। ठीक है, तो एलिमेंट्स आपके सॉलिड्स हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, नीचे लाइन में लिखना। एलिमेंट्स में बी डिवाइडेड एज, एलिमेंट्स में बी डिवाइडेड एज, एलिमेंट्स में बी डिवाइडेड एज metals and non-metals, metals and non-metals, elements may be divided as metals and non-metals। आप लोग पढ़े मेटल्स की प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। फिर मेटल्स आपके मैलिएबल होते हैं, ये नॉन मैलिएबल होते हैं। डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। सोनरस होते हैं मेटल्स, दे आर नॉन सोनरस। दे आर लक्शरस, शाइन करते हैं मेटल्स, दे आर नॉन लक्शरस। दे आर डल। समझ रहे? तो ये सब हमारे डिफरेंसेस है किसके किसके बीच में? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, तो दोनों के बारे में लिखते हैं, नीचे लिखना। मेटल्स यूजुअली शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, मेटल्स यूजुअली शो, मेटल्स यूजुअली शो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, metals usually show the following properties। फर्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट वाइज लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के बारे में लिख रहे हैं अपन, है ना। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ, गुड कंडक्टर्स ऑफ दोनों हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों को ही कंडक्ट करेंगे। हीट को भी कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस लाइन का मीनिंग समझ गए ना? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड, हमारे पूरे वायरिंग घर में कॉपर की होती है, देखें कॉपर वायर, कॉपर एक मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। और जो भी हमारे वेसल्स होते हैं, है ना, वो भी हमारे मेटल्स के होते हैं। तो जैसे आप स्टील की चम्मच से कुछ चीज को स्टर कर रहे हो, थोड़ी देर बाद वो चम्मच भी बहुत गर्म हो जाएगी, आप उसके हैंडल को पकड़ नहीं पाओगे। तभी हम जनरली क्या यूज करते हैं? लकड़ी के वुडन वाले यूज करते हैं, ताकि वो हीट कंडक्ट ना कर दे। ठीक है, और आप उसको बहुत देर तक स्टर करते रहो और आपका हाथ भी गर्म ना हो। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट लिखना। सेकेंड पॉइंट, दे हैव अ, दे हैव अ, दे हैव अ लक्ष्य, LUSTRE, दे हैव अ लक्ष्य, LUSTRE, ब्रैकेट में लिखना शाइनिंग, शाइन लिख लेना बस, ब्रैकेट में शाइन।
थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, दे आर मैलिएबल, दे आर मैलिएबल। मैलिएबल का किसी को मीनिंग याद है क्या? हाँ, कि दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, आप उसको पीट पीट के पतला कर सकते हो, है ना? तो दे आर मैलिएबल, दैट इज, हाइफन डाल के लिखो, दैट इज दे कैन बी बीटन, दैट इज दे कैन बी बीटन, दैट इज दे कैन बी बीटन with a hammer, they can be beaten with a hammer into thin sheets, into thin sheets, into thin sheets। एक पॉइंट और लिखेंगे डक्टाइल का, दे आर डक्टाइल, दे आर डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल। इसका मीनिंग दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, लिख लो, दैट इज they are ductile, that is can be drawn into wires, can be drawn, DRAWN, can be drawn into wires, can be drawn into wires। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फिफ्थ, दे आर हार्ड। क्या हो गया, इतनी हंसी क्यों आ रही है दोनों को? बाहर करूं क्या दोनों को? दे आर हार्ड, एक बार कुछ नहीं बोल रहा हूं, दूसरी बार नहीं बोल रहा हूं, क्यों करते रहोगे पूरा क्लास भर में? दे आर हार्ड एंड हैव, they are hard and have high melting and boiling point, have high melting and boiling point। they are hard and have high, हार्ड होंगे तो डेफिनेटली उनको मेल्ट करने में हमें ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, कहने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट, दे आर सोनरस, दे आर सोनरस। सोनरस का मीनिंग क्या होता है? हाँ, दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन बिटन, अगर उनको मारेंगे तो साउंड आएगा उनमें से, नहीं, दे आर सोनरस। मेलोडीज, हर बार मेलोडीज थोड़ी ना होगा, एक बार बजा के छोड़ दिए तो मेलोडी थोड़ी ना है। दे आर सोनरस, दैट इज दे मेक अ रिंगिंग साउंड, वुड करता है रिंगिंग साउंड, दे मेक अ रिंगिंग साउंड, दे मेक अ रिंगिंग साउंड when hit with an object, when hit with an object, when hit with an object। चलो आप लोग 5 एग्जांपल खुद से लिखो मेटल के, सबको एटलीस्ट 5 नाम पता होना चाहिए मेटल्स के, खुद से लिखिए, लिखना है। अभी पहले जो बोला उसको ले लिख। गैशियस फॉर्म में हो सकते हैं नॉन मेटल, जैसे ऑक्सीजन है, सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं और गैस फॉर्म में भी होते हैं, जरूरी नहीं पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना उनको ब्रेक करके। चलो जल्दी लिखो 5 मेटल के नाम खुद से, अपने से लिखना भैया, इधर उधर टाप टाप के लिखना है। अच्छा, तो कोइंसिडेंस हो गया, इसमें पहला कॉपर लिखा, आप भी पहला कॉपर लिखे हो, बाकी लिख चल। लावण्य क्या क्या लिखे? हाँ, स्टील नहीं है मेटल, और कॉपर ठीक है, और प्रियंवदा क्या लिखे? और जिंक, अद्विता स्टील एलॉय है, एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम, कार्बन, तब बनता है स्टील। अपन बात कर चुके ना एलॉय के बारे में, कि अपन बोले थे स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, या स्टील एक एलॉय है जिसमें जंग नहीं लगती, पर आयरन एक मेटल है जिसमें जंग लगती है। तो आयरन को जंग से बचाने के लिए तो उसको स्टील में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एलॉय एक एलिमेंट नहीं है, एलॉय एक्चुअली 2-3 एलिमेंट का मिक्सचर है, कंपाउंड भी नहीं है, वो मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर। तो एलॉय इज अ मिक्सचर, दैट टू अ होमोजेनियस मिक्सचर बोल सकते हैं अपन उनको, ठीक है। चलो नॉन मेटल के सारे पॉइंट्स ऐसे लिखेंगे, कितने पॉइंट्स लिखे इसके अपन? 6 पॉइंट लिखे हैं ना, इसके सारे उल्टे पॉइंट क्या हो जाएंगे नॉन मेटल में, जल्दी लिखो।
लिखना है, लिखना है, जल्दी लिखो 6 पॉइंट। गुड की जगह बैड कंडक्टर आ जाएगा या पुअर कंडक्टर लिख सकते हैं। जल्दी लिखो 6 पॉइंट, और फिर 5 एग्जांपल नॉन मेटल के भी लिखेंगे। करना बाकी है, करना बाकी है। इसमें क्या है, इसको बाद में आके कॉपी लिखना है, तो क्या स्टाइल से बस वो यार आपके बाद ही उसमें मेटल सॉफ्ट कर दे। सिल्वर होता है, सिल्वर ग्रे आपको गोल्डन नहीं हो सकता है, उसी कलर के होते हैं मेटल। बट मेरे पास सिर्फ तीन ही है। Let's do this. छह पॉइंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई। मालूम पड़ा साइंस के बच्चे हैं और पता ही नहीं है मेटल कौन है नॉन मेटल कौन है, क्या है। बोल 5 एग्जाम्पल। ठीक, आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। इसके अलावा ब्रोमीन, अभी जो अपन लिखे थे ब्रोमीन, ये भी हो सकता है। ये नाइट्रोजन भी लिखा हुआ है, ये भी हो सकता है। जो हमारी गैसेस होती है आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, ये सब हमारे नॉन मेटल्स हो जाएंगे। हाँ जैसे पॉइंट है देयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें क्या बोलते हैं ग्रेफाइट एक्सेप्टर है। हाँ, अब एक्चुअली क्या आप अपन एकदम डिटेल में जा रहे हैं एक्सेप्शंस क्या क्या है, वरना अपन मेटल भी इतने सारे पॉइंट लिखे ना, हर पॉइंट में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि अपन ने क्या लिखा है कि हार्ड होते हैं ना, अपन लिखे हार्ड होते हैं, बट सोडियम एंड जो हमारे सोडियम होता है वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। मर्क्यूरी तो लिक्विड ही हो गया ना, तो हार्ड कहां से होगा। उसका एक्सेप्शन हम यहाँ डालेंगे, कहाँ डालेंगे, जहां हमने सॉलिड लिखा है। सॉलिड लिखेगा कहीं पर, हाँ मैलेबल डक्टाइल में भी वो आ जाएंगे। ये सब एक्सेप्शन ही होंगे हमारे, सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी, इन सब में क्या रहेंगे वो एक्सेप्शन। इनफैक्ट हमारा लक्ष्यरस में भी जो लेड है, लेड सुने, पीबी, लेड एक नॉन लक्ष्यरस मेटल है, जबकि उधर आयोडीन आपका लक्ष्यरस नॉन मेटल है। डायमंड एक लक्ष्यरस नॉन मेटल है, समझ रहे हैं। तो एक्सेप्शन दोनों साइड में है। हाँ डायमंड हार्ड है, अपन जबकि बोल रहे हैं कि जो ये लोग का ये सॉफ्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो है, लिखे ना लो, ये दोनों उल्टा किया ना पॉइंट, हाई की जगह लो, हार्ड की जगह सॉफ्ट। बट अगेन डायमंड इज एक्सेप्शन, जो कि हार्ड है, ठीक है। हाँ, अंडर टेम्परेचर प्रेशर रिएक्शन होते हैं ना, तो उससे पूरा कार्बन रिएक्ट एक दूसरे से बॉन्ड बना करके वैसा शेप वैसा हो जाता है, जिसके कारण वो शाइनिंग हो जाता है ना, और लक्ष्यरस हो जाता है। नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है कार्बन का, लाइक दिस। जैसे हाँ, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच रहते हैं, लाइक दिस।
नेटवर्क का काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है. एवरी कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन्स डायमंड में. और ग्राफाइट का स्ट्रक्चर मैंने हेक्सागन बताया था. हेक्सागन लाइक दिस है ना. अगर आपके हेक्सागन में 6 पॉइंट्स हैं तो हर एक पॉइंट में क्या है, एक एक कार्बन है. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, चलो लिख लिया पूरे पॉइंट्स. अब इन दोनों के अलावा ना एक और कैटेगरी होती है जिसको अपन कहते हैं मेटलॉइड्स, जिनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली मेटल जैसी भी नहीं होती, एग्जैक्टली नॉन मेटल की भी जैसी नहीं होती, दोनों के मिडवे में है. तो उसका डेफिनेशन लिखो, नोट करके लिखते हैं उसको. नोट करके लिखना. नोट. there are some elements which have intermediate properties. There are some elements which have intermediate properties between those of metals and non-metals. Between those of metals and non-metals. Between those of metals and non-metals. There are some elements which have intermediate properties between those of metals and non-metals. That is, they show some properties of metals. That is, they show some properties of metals. That is, they show some properties of metals and some properties of non-metals. And some properties of non-metals. Some properties of non-metals. These are called metalloids. These are called metalloids. These are called metalloids. metalloids. मेटलॉइड्स. एग्जाम्पल लिखो इसके भी. सिलिकॉन, जर्मेनियम. सिलिकॉन सिंबल इज SI, जर्मेनियम GE. सिलिकॉन, जर्मेनियम. आर्सेनिक, एंटीमनी, एक्सेट्रा. सिलिकॉन, जर्मेनियम हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं. हाँ, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं लाइक मेटल्स, बट उतनी ज्यादा नहीं जितने मेटल्स करते हैं, बट उतनी कम भी नहीं या नहीं भी नहीं जितने हमारे नॉन मेटल्स करते हैं. मतलब इंटरमीडिएट हो गए ना दोनों के. एकदम हैवी करंट नहीं फ्लो करा रहे हैं लाइक मेटल्स, और जीरो करंट भी फ्लो नहीं करा रहे हैं लाइक नॉन मेटल्स. तो कराते हैं बट कम अमाउंट में. तो इसलिए अपन इनको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं. मतलब हमारे फोन्स में जो चिप्स बनती हैं, IC होती हैं, है ना, वो सब यही सिलिकॉन और जर्मेनियम की ही बनी हुई होती हैं. ठीक है, एंटीमनी भी यही मेटलॉइड्स ही. हाँ, मतलब एकदम ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा करंट का, कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. नोट में ही कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं, कुछ एक्सेप्शंस लिखवा देता हूं. नोट में लिखना. नोट में लिखो, मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल. Mercury is the only metal. Mercury is the only metal which is liquid at room temperature. Mercury is the only metal which is liquid at room temperature. Which is liquid at room temperature. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना. Nitrogen is the most abundant element in the atmosphere. Nitrogen is the most abundant element in the atmosphere. कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन एयर में? 78 पॉइंट समथिंग है ना. तो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर बात कर रहे हैं ना अपन. नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर. एक और पॉइंट लिखेंगे, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट.
Oxygen is the most abundant element in the earth crust. In the earth crust. दोनों अलग है ना पॉइंट. एक हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, मतलब नॉट ऑन द अर्थ सरफेस, और एक में हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं कि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा, तभी तो हमको कंफर्टेबली ऑक्सीजन मिल पा रहा है ना सबको. और बिकॉज ऑफ ट्रीज भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ रही है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. तो उससे ऑक्सीजन हमारे अर्थ क्रस्ट में तो काफी ज्यादा है. एटमॉस्फेयर में यानी कि ऊपर, एटमॉस्फेयर क्या है, एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है अबव द अर्थ सरफेस. वहां पे भले नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, बट अर्थ सरफेस में मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन. ठीक है, ओके. एक और पॉइंट लिखना. हाँ, अबेंडेंट मतलब क्वांटिटी ज्यादा, मोस्ट अबेंडेंसी सबसे ज्यादा परसेंटेज में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, एक एटमॉस्फेयर में, दूसरा अर्थ क्रस्ट में. एक और पॉइंट लिखो नीचे. ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल. ब्रोमीन is the only non-metal. Bromine is the only non-metal which is liquid at room temperature. Bromine is the only non-metal which is liquid at room temperature. Bromine is the only non-metal which is liquid at room temperature. Which is liquid at room temperature. देखो, डायमंड बीइंग नॉन मेटल, DIA, diamond being non-metal is the hardest substance ever known. Diamond being a non-metal, जबकि हमने non-metal में लिखा है they are soft, तो ये एक्सेप्शन हो गया. डायमंड बीइंग non-metal is the hardest substance known. इतना हार्ड होता है कि अपन इससे मेटल कट कर सकते हैं. डायमंड इज यूज्ड टू कट मेटल्स. ठीक है, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. डायमंड को वाटर से, एक्वा मतलब हाई, हाँ मतलब हैवी प्रेशर से दोगे तो ही कटेगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखना. ग्राफाइट बीइंग अ नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्राफाइट, GRAPHITE, graphite being non-metal is a good conductor of electricity. ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस लिखवा दिए हैं. नहीं, डायमंड नहीं करेगा, ग्राफाइट करेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट साइन डाला कंपाउंड्स. हमारा लास्ट प्योर सब्सटेंस कंपाउंड्स. बेसिक डिफरेंस मैंने क्या बताया था कंपाउंड और मिक्सचर का, किसी को याद है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर? हाँ, मतलब आप बोल सकते हो कि कंपाउंड मिक्सचर दोनों ही क्या है, कॉम्बिनेशन है. किसके? कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. दोनों ही, मिक्सचर भी टू और मोर एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा, कंपाउंड भी दो और या दो से ज्यादा एलिमेंट का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा. बट फर्क बस इतना है कि कंपाउंड में वो रेशियो, जो मिक्सिंग का रेशियो है ना, वो फिक्स है. बराबर नहीं बोलेंगे, फिक्स है बोलेंगे. क्या है? फिक्स है. मतलब एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए वो रेशियो हमेशा फिक्स होता है. जैसे अगर आप वाटर बना रहे हो तो वाटर हमेशा यही बनेगा, H2O है ना, H2O इज वाटर. तो इसका रेशियो फिक्स है, तभी अपन फॉर्मूला लिख पा रहे हैं. ये अभी अपन बात की थी ना कि मिक्सचर के फॉर्मूले नहीं होते, बिकॉज उनका कोई रेशियो फिक्सिंग है, तो आप कैसे फॉर्मूला निकाल दोगे उसका? जहां पे रेशियो फिक्स होते हैं वहां हम फॉर्मूले निकालते हैं, लाइक दिस, कि एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन रहता है तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये इसका फॉर्मूला बन गया क्योंकि रेशियो फिक्स था. एम आई क्लियर? ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखना कंपाउंड की. कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस. अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस. क्या बोल रहा था? हाँ, वो तो पूरा डिफरेंस अपन लिख देंगे अभी, है ना, पर मेन डिफरेंस यही है. हाँ, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स. कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ two or more elements
Compound is a pure substance made up of two or more elements chemically combined. Two or more elements chemically combined. Chemically combined. वहां केमिकल कॉम्बिनेशन भी नहीं होता है ना, सिर्फ मिक्सिंग होती है. किसमें? अरे मिक्सचर में. वाह यार, इसमें केमिकली मिक्स होते हैं तो यहां बॉन्ड बनती है. एच और ओ कैसे कनेक्टेड होते हैं? बॉन्ड के जरिए. मतलब बीच में एक बॉन्ड है दोनों के. समझ रहे हैं? तभी तो वो जुड़े हुए हैं ना आपस में. जबकि अगर अपन NaCl और वाटर को मिला करके नमक पानी बनाते हैं तो NaCl और वाटर के बीच में बॉन्ड नहीं बनती. सुन रहे हो? वो बस आपस में क्या हुए हैं? मिक्स हुए हैं. दे डू नॉट कंबाइन केमिकली. एम आई क्लियर? दे डू नॉट कंबाइन केमिकली. और जब हम केमिकली बोलते हैं इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनती है. ठीक है? हाँ लिखो. तो क्या लिखे? केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर. केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर in a fixed proportion by mass. Chemically combined with one another in a fixed proportion by mass. Chemically combined with one another in a fixed proportion by mass. In a fixed proportion by mass. Example लिखो. Example. Water is composed of two elements. Water is composed of two elements. Water is composed of two elements, hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen combined together. Combined together. Combined together. Combined together in the ratio of. In the ratio of. In the ratio of 1:8. 1:8. रेशियो का सिंबल बनाना. ये 1:8 कहां से आया समझना. 1:8. इधर देखो. देखो क्या होता है. अभी अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे. हमारा एक चैप्टर है इसके बाद एटम एंड मॉलिक्यूल. तब आप ना ये एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी पढ़ोगे. हर एक एटम का क्या होता है? एक एटॉमिक नंबर होता है और एक मास होता है. जैसे आप लोग के स्कूल में आप लोग का रोल नंबर है जो कि यूनिक है. आपकी क्लास में उस रोल नंबर में आप ही बस हो. समझ रहे हैं? किसी भी दो बच्चे को सेम रोल नंबर नहीं दिया गया है. एम आई क्लियर? तो एटॉमिक नंबर सबके अलग अलग होते हैं. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. सुन रहे हो क्या? एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का? 1. और इसका मास भी 1 होता है. पर ये 1 ग्राम नहीं है. मास का यूनिट होता है ना, ग्राम होता है, केजी होता है. ये सब यूनिट पढ़े आप लोग मास के, है ना. बट इन सब के लिए ना आपका एटम बहुत छोटा है. एक एटम तो दिखता भी नहीं है, तो उसका मास सोचो कितना कम होगा. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जो चीज दिख नहीं रही है, जस्ट इमेजिन करिए कि उसका मास कितना कम होगा. तो अगर आप उसको ग्राम के रेस्पेक्ट में डिनोट करोगे ना, तो वो वैल्यू बहुत छोटी लिखनी पड़ेगी. एम आई क्लियर? तो इसलिए उसके लिए एक अलग यूनिट निकालते हैं जिसका नाम होता है AMU. AMU. इसका नाम भी वही है, एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास. जस्ट ये यूनिट इसलिए निकाली गई बिकॉज एटम के मास बहुत कम थे. अगर आप ग्राम के रेस्पेक्ट में उसको लिखोगे ना, तो वैल्यू बहुत छोटी लिखनी पड़ेगी. जैसे अगर अपन देखो, अगर मैं बोलता कि लेंथ की यूनिट सिर्फ एक ही होती है, सेंटीमीटर. सुन रहे हैं सब? अगर मैं बोलता कि लेंथ की यूनिट बस एक ही होती है, सेंटीमीटर, तो बहुत डिफिकल्ट होता हमारे यहां से घर तक का डिस्टेंस सेंटीमीटर में बता पाना. अभी तो आप बोलते थे कि सर यहां से बस 100 मीटर पे मेरा घर है ना, या सर यहां से 1 किलोमीटर पे घर है. अगर किलोमीटर यूनिट नहीं होती तो आप सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर को कितना बोलते हैं आप? 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर और 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर. मतलब आप बोलते सर इतना सेंटीमीटर, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर दूर है मेरा घर. ये बोलना थोड़ा अजीब लगता है ना, इतना बड़ा नंबर. इसलिए हमने एक बड़ी यूनिट ले ली. क्या? किलोमीटर. क्या ले लिया हमने यूनिट? ताकि हम 1 किलोमीटर बोले, जो बोलने में थोड़ा अच्छा भी लगे. ये गलत नहीं है, ये भी सही है. ये भी सही है बोलना, ये भी सही है, तीनों सही है बोलना, है ना. बट अब मान लो अगर सिर्फ किलोमीटर ही यूनिट होती तो आप इस पेन का लेंथ कैसे बताते? किलोमीटर में बताते.
तो 0.000 बहुत बार ऐसे जीरो लगा करके कुछ किलोमीटर लिखते हैं ना, तो इसलिए अपन अलग अलग टाइप की यूनिट्स बनाते हैं ताकि हम छोटे क्वांटिटी को भी मेजर कर सकें और बड़ी क्वांटिटी को भी मेजर कर सके अलग अलग यूनिट्स की हेल्प से। इन द सेम वे एएमयू एक मास की बहुत छोटी यूनिट है। एम आई क्लियर? एएमयू मास की, तू हाथ से खेल ले, यहां तो ध्यान रहता नहीं तेरा क्लास में, कभी भी, कभी खेलना है, कभी घड़ी से खेलना है, कभी फोन से खेलना है। तो ये आपके मास की सबसे क्या है, छोटी यूनिट। अब क्योंकि ग्राम से भी बहुत कम मास आएगा आपके एक एटम का, इसलिए अपन ग्राम में रिप्रेजेंट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। अब देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं ना, हाइड्रोजन का मास ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसका मीनिंग समझना क्या है। इसका मीनिंग है 0. फिर आप यहाँ पे 23 जीरोस लगाओगे, फिर आएगा आपका 167 ग्राम। ये नंबर याद रखना आसान है कि ये याद रखना आसान है? 1 रखना है। एक्चुअली ये होता है 1 AMU। दिस इज एक्चुअली 1 AMU इन टर्म्स ऑफ ग्राम। इन टर्म्स ऑफ ग्राम इतना छोटा होता है 1 AMU। तो इसलिए अपन एटम के मास को इसके टर्म्स में याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए अपन सबको क्या कन्वर्ट कर देते हैं, AMU में कन्वर्ट कर देते हैं। आप समझे? तो अब उस रेस्पेक्ट में ना मैं अभी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास बताने वाला हूं, ठीक है? तो हाइड्रोजन का मास मैंने बता दिया, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों की, 1:8 कहां से आया? तो अब आप क्या करोगे, आपके वाटर में कितने हाइड्रोजन है, 2, तो टोटल मास कितना हो गया 1+1। अरे 1+1 हुआ ना हाइड्रोजन का टोटल मास, तो ये हो गया हाइड्रोजन का रेशियो H2, है ना? और ऑक्सीजन का मास कितना है 16। ऑक्सीजन का मास कितना है, एक ही ऑक्सीजन है ना, इससे 16 लिया मैंने। 2 ऑक्सीजन होते तो हम 32 लेते। क्या लेते, 32। तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1:8। समझे ऐसा रेशियो कैसे आया? ऐसी CO2 का कैलकुलेट करते हैं। चलो CO2 का, वो आपको पता है मास 16 है। चलो कार्बन का बताता हूं आपको, 12 है। बताओ रेशियो कितना होगा, 12। कार्बन का मास होता है 12 AMU। कार्बन का मास है 12 AMU, और ऑक्सीजन का मास मैंने आपको बता दिया 16। जल्दी बताओ क्या रेशियो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, अच्छे से। अरे 12/32 कर रहे हो भाई, 12/32। हाँ 3:, कहां से 3/4 भाई, आप लोगों को कैंसिल करने भी नहीं आता है क्या? मैं बोल रहा हूं 12/32, तो अगर आप 4 से कैंसिल करते हो तो 3:8। 3:8 ये रेशियो होता है बाय मास। तभी तो अपन ने लास्ट वर्ड क्या लिखा है, बाय मास। लिखे ऊपर रेशियो डेफिनेशन में कि द एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। एम आई क्लियर? तो एग्जांपल ये 1:8 लिख लिया ना। सिमिलरली एक और लिखो एग्जांपल। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड is formed by the combination of is formed by the combination of carbon and oxygen, carbon and oxygen in the ratio of 3:8, in the ratio of 3:8, in the ratio of 3:8। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज लिखते हैं कंपाउंड की। नेक्स्ट लाइन में लिखना, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर एस फॉलोज। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर एस फॉलोज। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एस फॉलोज। जैसे हमने मिक्सचर में प्रॉपर्टी लिखी थी, कंपाउंड में प्रॉपर्टी लिखते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एस फॉलोज। फर्स्ट लिखना, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट। First point, the properties of a compound, the properties of a compound, properties of a compound are entirely different, are entirely different, are entirely different
from those of its constituent elements are entirely different from those of its constituent elements, from those of its अरे गधे, its constituents, ये those of its constituent elements. ठीक है, इसका मीनिंग कौन बताएगा मुझे? जल्दी पढ़ के बताओ। पढ़ो पढ़ो, मेरे को मत देखो, रुको ना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देके समझा। एग्जांपल देके समझा रहा हूँ हम्म। सर। जैसे CO2 तो सर कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन फायर को सपोर्ट करता है, मेरे CO2 क्या बोलते हैं, आग को बुझाता है। मतलब आप समझिए कि ऑक्सीजन और कार्बन की प्रॉपर्टी अलग थी, पर जब वो दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन गए तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी एंटायरली अलग है इन दोनों की प्रॉपर्टी से। एग्जाम्पल बेस्ट यही है कि ऑक्सीजन आपका सपोर्टर होता है कंबशन का। अगर कहीं आग लग रही हो तो ऑक्सीजन और उसको बढ़ाएगा, खत्म नहीं करेगा। तभी तो अपन जब फायर एक्सटिंग्विशर करते हैं ना, तो वो पूरा क्या करता है, उस आग को ढक लेता है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए, आग के पास ऑक्सीजन ना आए। देखिए ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन आग को और बढ़ाएगा, धीरे धीरे पूरा एरिया जल जाएगा। पर जैसे ही अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे किया तो वो पूरा फायर को ढक लेता है और ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर देता है, जिससे वो आग धीरे से बुझ जाती है। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया ना, आप लोग कंबशन पढ़े हो क्लास 7th 8th में, कि आप एक जार के अंदर एक कैंडल को रख दो, उल्टा करके जार को, पढ़ा वाला एक्टिविटी कि कैंडल जल रही है और आपने एक जार को अंदर रख दिया, तो जार के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होगा उसको यूज करके कैंडल जलेगा, और जहां ऑक्सीजन खत्म हो गया जार के अंदर, कैंडल बुझ जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन चाहिए, इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। जहां ऑक्सीजन नहीं होगा तो जो आपकी जो आग है वो बुझ जाएगी, राइट। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इसी ऑक्सीजन से बना है, पर इसको अपन यूज करते हैं फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर। हाँ, H2 का भी सेम वही, ठीक है। हाँ हाँ, अपन वो इसमें भी लिखे ना मिक्सचर में, कि मिक्सचर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करके रखते हैं, जबकि कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके कंपाउंड बना है वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करके नहीं रखते। कंपाउंड की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट लिखना। सेकंड पॉइंट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड, the constituent elements of a compound, the constituent elements of a compound, the constituent elements of a compound cannot be separated by mechanical or physical methods, mechanical or physical methods, mechanical or physical methods। अब जैसे किस टाइप के मेथड्स होते हैं ये मैकेनिकल वाले? जैसे कि फिल्ट्रेशन एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन। आप मिक्सचर्स को फिल्ट्रेशन करके अलग कर सकते हैं। जैसे सैंड एंड वाटर को अलग करना, तो क्या करोगे? फिल्टर कर दोगे, सैंड ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा। इवेपोरेशन, नमक और पानी को, शक्कर और पानी को अलग करना है तो इवेपोरेशन कर दो, पानी उड़ जाएगा, शक्कर पानी वहीं रह जाएगा, शक्कर और नमक, यानी कि वो इवेपोरेट नहीं होते हैं। समझ रहे हैं क्या? फिर एक होता है हमारा डिस्टिलेशन। ये सब ऐसे प्रोसेसेस हैं जिससे हम मिक्सचर्स को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में अलग अलग कर सकते हैं, बट आप कंपाउंड को इन मेथड से उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में सेपरेट आउट नहीं कर सकते। आप पानी को सोचो कि पानी को छानते हैं, H2 और O2 अलग हो जाएगा, तो नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या? पूरा पानी छन के नीचे आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? H2O को O2 और H2 में अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज में अपन ने लिखा है, जलाना नहीं बोलेंगे उसको, और क्या प्रोसेस का नाम बताओ, वैसे बहुत क्लोज हो, पर अपन लिखे केमिकल चेंज में। दैट वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम E।
अभी Evaporation नहीं है भाई, वाह यार गजब इससे करते हो। लोग वाटर को इवेपोरेट करेंगे तो H2O2 अलग हो जाएगा क्या? बोल रहा हूँ फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में देखें, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है ये? हाँ, आप पानी का क्या कराओगे, क्या कराओगे पानी का? इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे पानी का, तब वो जाके H2 और O2 में ब्रेक होगा। समझ रहे हैं क्या? तो ये एक केमिकल मेथड हुआ, इट इज नॉट अ फिजिकल मेथड। जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन एक फिजिकल मेथड है, सुन रहे हो? एक मैकेनिकल मेथड है कि आपने आयरन और सल्फर को मिक्स कर दिया, अब आप मैग्नेट लेकर आओ और उसके ऊपर ऐसे चला दो, तो जितना भी आयरन का पीस है वो ऊपर आ जाएगा, मैग्नेट में आके चिपक जाएगा और सल्फर वहीं रह जाएगा। इस तरीके से आपने सल्फर और आयरन को क्या किया? अलग अलग कर दिया। मिक्सचर्स को ऐसे अलग किया जा सकता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे अब आयरन ऑक्साइड एक कंपाउंड है, आयरन ऑक्साइड क्या है? एक कंपाउंड है, वो ऑलरेडी आयरन ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन हो चुका है। अब आप सोचोगे कि इसके ऊपर मैग्नेट लेके आए तो आयरन अलग हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको यहां पर कुछ ना कुछ केमिकल मेथड करके ही ऑक्सीजन और आयरन को अलग अलग करना पड़ेगा। ऐसा कोई प्रोसेस करना पड़ेगा जिससे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये है इस पॉइंट का मीनिंग। तो आप क्या लिखिए? फिजिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स लाइक, दो तीन एग्जांपल लिख लो, लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। तो इन मेथड से हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते कंपाउंड को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। एम आई क्लियर? पॉइंट क्लियर है कि the constituents of elements cannot be, constituents of compound cannot be separated by any physical or mechanical methods like ये example कुछ etc. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, a compound is a homogeneous substance. A compound is a homogeneous substance. जबकि मिक्सचर दोनों हो सकते हैं ना? क्या बोलते? मिक्सचर हेटेरोजीनियस भी होते हैं और मिक्सचर, बट कंपाउंड्स आपके होमोजीनियस ही होते हैं। तो कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट लिखना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अ कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अ कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अ कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका मीनिंग समझना, जैसे आपने एक मिक्सचर बना दिया ना, मिक्सचर आपका किसका किसका है समझ लो, यहां वाटर है और अल्कोहल है। सुन रहे हैं क्या? वाटर और अल्कोहल है। हमें पता है ये लोग अपनी प्रॉपर्टी भूलते नहीं है। मिक्सचर में हर कंपाउंड, हर एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करके रखता है। तो प्रॉपर्टी में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी तो आती है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आप इसको बॉइल करोगे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि वाटर और अल्कोहल एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होंगे। अल्कोहल का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लाइक 75 डिग्री सेल्सियस है अल्कोहल का। तो जैसे ही 75 डिग्री पहुंचेगा ना हीट, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होना चालू हो जाएंगे। पानी अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पानी? हाँ, जब वो वेट कर रहा है 100 डिग्री आने का, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इनका कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ये लोग बॉइल होते रहेंगे। नहीं, दोनों मिक्स हो जाते हैं, दे आर मिक्सिबल लिक्विड्स। ऐसा नहीं होता, बस ये है कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल अपने आप से यहां से निकल निकल के ऊपर आ जाएंगे। हाँ, इससे सेपरेट कर सकते हैं, वही तो है डिस्टिलेशन, वही है डिस्टिलेशन। ठीक है, पर आप सेम काम कंपाउंड के साथ नहीं कर सकते। सुन रहे हैं क्या? एम आई क्लियर? कंपाउंड में एक ही टेम्परेचर, जैसे वाटर एक कंपाउंड हो गया, वाटर इज अ कंपाउंड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री। तो वो एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होगा। इसके ऐसा नहीं कि आधा चीज 75 पे बॉइल हुआ और आधा चीज 100 पे बॉइल हो रहा है। समझ रहे हैं क्या? ये पॉइंट का मीनिंग समझ में आ गया सबको कि दे हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट पॉइंट लिखो। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड अकर्स, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड अकर्स, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड अकर्स। कंपाउंड बनते कैसे हैं ये लिख रहे हैं अपन। द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड अकर्स बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कारण कंपाउंड बनते हैं। मैंने कहा ना बॉन्ड बनती है, सुन रहे हो क्या? मैंने कहा ना बॉन्ड बनती है, तो केमिकल रिएक्शंस होंगे तब तो बॉन्ड बनेगी। ठीक है, तो
occurs because of a chemical reaction and is accompanied by energy changes and is accompanied by energy changes. बनते वक्त कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी. जैसे आपने सिर्फ नमक को पानी में घोल दिया तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं, ना पानी गर्म हुआ ना पानी ठंडा हुआ, कोई एनर्जी रिलीज नहीं हुई ना एब्जॉर्ब हुई. पर हमारे जब कंपाउंड्स बनते हैं तो आइदर या तो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट या वो एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. ठीक है, तो इतना ही था आपका ये चैप्टर. नेक्स्ट क्लास में हम इसके पूरे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो एनसीईआरटी लेकर आना नेक्स्ट क्लास में अपने साथ. इंटेक्स क्वेश्चन देखेंगे और फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, चलो थैंक यू. और एक बार सुनो, आने से पहले पूरा चैप्टर रिवाइज करके आओगे. सुन रहे हैं क्या एवरीवन? आपके पास